असत्य पर सत्य की विजय का पर्व दशहरा आज। सीएम धामी ने दशहरा पर्व की प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। देश भर में दिखेगी दशहरे की धूम। आज घोषित होगी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि। हर साल विजयदशमी पर्व पर ही घोषित की जाती है कपाट बंद होने की तिथि। आज दोपहर 11:30 बजे कार्यक्रम था। 2 नवंबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 6 महीने के लिए शीतकालीन प्रवास। मुखवा में विराजमान होंगी मां गंगा। 7,40,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। त्योहारी सीजन को लेकर दून पुलिस की तैयारी। दशहरे पर तैयार किया रूट प्लान। बड़ी हो गई लंका, रावण का कद घटा। आज परेड ग्राउंड में 55 फीट ऊंचे रावण के पुतले के साथ लंका भी दहन होगी। उत्तराखंड में उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी शुरू। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद देखा मनमोहक नजारा। आप देख रहे हैं की न्यूज असारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। इन दिनों शिक्षा के मंदिर में वायरलेस की घंटी खूब बजती हुई दिखाई दे रही है। दो पक्षों की लड़ाई में विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। ताज़ा मामला बीते दिनों का है, जहां आरोप लगाया गया है कि गुड़िया परिवार के कुछ लोग स्कूल के अंदर आ गए और प्रिंसिपल स्टाफ के साथ बदतमीजी की। मृतक की सूचना 112 पर दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मोर्चा संभाला। इसके बाद दोनों पक्षों ने तहरीर दी और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर शहर में एक अजीब तरह की हवा है। काशीपुर में हवा के स्कूल की प्रॉपर्टी में आने वाले दुकान और यहाँ के पैसों पर नजरें हैं। उस वजह से विवाद चल रहा है। ऐसा था, कल करीब 9:30 और 10 बजे के बीच में मेरे पास जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं अजय कौशिक जी, अजय शंकर कौशिक, उनका फ़ोन आया कि क्या नाम है नीरज आत्रे और उनके साथ कुछ लोग मैनेजमेंट के तथाकथित मैनेजमेंट के लोग जो हैं वो विद्यालय में आए और वो मेरे साथ उन्होंने मारपीट करी है और इसके दोनों गेट जो हैं वो विद्यालय के बंद कर दिए हैं और मुझे एक तरीके से बंधक बना दिया। तो मैं अभी आता हूँ। मैंने तुरंत एसपी को और एसपी साहब को और अपने जो कोतवाल साहब हैं, दोनों को फ़ोन करा और जिनका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है लेकिन वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ही मारपीट करी सारी की सारी। और जो उनका क्या नाम है अर्दली था जो वहाँ पर, उसके साथ भी मारपीट करी, उसके साथ गाली गलौज करी, उसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करा। इस विद्यालय में 17 नवंबर 2014 को मैंने प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। उस समय इस विद्यालय की छात्र संख्या लगभग 500 के आसपास थी। इंग्लिश मीडियम ये स्कूल नहीं था। मेरे प्रयास से विद्यालय इंग्लिश मीडियम हुआ। छात्र संख्या आज की डेट में 1102 है। पहले को एजुकेशन नहीं था, आज हमारे विद्यालय में को एजुकेशन मेरे ही प्रयास से आई है। विद्यालय का जो वातावरण है वो इतना अच्छा हो गया है कि हम पहले फर्स्ट डिवीजन ढूंढते थे कोई आई है क्या। आज स्थिति ये है, गत वर्ष का जो परीक्षा परिणाम है उसमें 315 बच्चे बोर्ड में थे, जिसमें से 225 फर्स्ट आए हैं और 51 बच्चों को कमला नेहरू पुरस्कार मिला है। खबर देहरादून से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर IRDT सभागार सर्वे चौक देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कल्चरल वॉक विद अचीवर्स टॉक कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस अवसर पर मैं समस्त मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इसलिए महिलाओं के प्रति हमारी सरकार सजग है, सजग रहना भी चाहिए। महिलाओं का सम्मान हमारी सरकार बढ़ा रही है, चाहे क्षतिज आरक्षण दे करके 30% और चाहे केंद्र में भी जो 30% आरक्षण की बात कही गई है, ये महत्वपूर्ण है और मातृशक्ति का सम्मान करना हम सबका दायित्व भी बनता है, करना भी चाहिए। किंतु जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो बहुत ही दुखद है, चिंताजनक विषय है और कुछ ऐसे लोग हैं समाज के प्रति जो इस तरह का दुर्भावना फैलाने का काम करते हैं और उनको बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। आज सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की प्रदेश की समस्त बालिकाओं को और देश विदेश की समस्त बालिकाओं को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है समर्पित किया जा रहा है उत्तराखंडी परिधान को और आज हर जनपद के, उत्तराखंड के हर जनपद से 2-2 बालिकाएं अपने अपने जनपदों में जो पारंपरिक परिधान पहने जाते हैं,
आज उसकी प्रतियोगिता यहाँ पर की जा रही है। निश्चित रूप से उस परिधानों को धारण करने का या कराने का तात्पर्य अपने परिधानों के बारे में हमें कितनी जानकारी है, अपने आभूषणों के बारे में हमें कितनी जानकारी है, या अपनी पौराणिक संपत्ति या विरासत के बारे में कितनी जानकारी है, वो भी अपने आप में एक परीक्षण और साथ साथ में उसको धारण करने के साथ में कितना गर्व महसूस हो सकता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर दिनेशपुर मां दुर्गा मंदिर में अष्टमी नवमी के रात्रि रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हल्द्वानी से आए कुंती कला केंद्र के कलाकारों व स्कूलों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। अष्टमी नवमी तिथि में रंगारंग कार्यक्रम में कोलकाता से आए कलाकारों द्वारा दुर्गा मां की झांकी व नाटक की सुंदर प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अरविंद पांडे व पूर्व राज्य मंत्री विजय मंडल ने वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रामलीला, विजयादशमी ये त्योहार समाज को जोड़ने के लिए होते हैं और ये भव्य आयोजन हुआ है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को इस रामनवमी त्योहार की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। माता से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे क्षेत्रवासियों का कल्याण करें और जो कमेटी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, मैं कमेटी के लोगों का धन्यवाद। से लगातार जो दुर्गा पूजा का प्रथम आयोजन 1959 में किया गया था और तब से लेकर 2024 आज जो दुर्गा पूजा ये शारदीय दुर्गा पूजा महोत्सव किया जा रहा है और ये 65वीं दुर्गा पूजा महोत्सव है। इसके पीछे का ये कारण है कि यहाँ पर पढ़ाई जब यहाँ पर आबाद किया गया था तब यहाँ बहुत जंगल हुआ करता था और यहाँ पर लोगों की मान्यता ये थी कि यहाँ पर किसी ने हमारे बड़े बुजुर्ग आए और यहाँ पर पूजा पाठ किया था और तभी से इस पूजा पाठ के प्रति यहाँ पर लोगों की श्रद्धा बढ़ती गई, लोगों की मनोकामना पूरी होती गई और उसके बाद यहाँ पर माँ दुर्गा का यहाँ प्रतिवर्ष मूर्ति का स्थापना किया जाता। देहरादून मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में अधिकारियों को जनता की शिकायतों को प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी शिकायतों को जिला स्तर पर निस्तारित करना सुनिश्चित करें। वहीं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आई महिलाओं, पूर्व सैनिकों, किसानों ने सीएम धामी से भेंट की और अपने विभिन्न समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री खुद ही एक एक व्यक्ति से मिले और उनकी शिकायतों को सुना। खबर नई टेहरी से है, जहां पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की केंद्र व राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर निपुण भारत कार्यक्रम के तहत सभी बीओ को निर्देश दिए। इसके साथ ही जनपद में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में काम करने वालों के बच्चों का सर्वे कर बच्चों को योजना में सम्मिलित करें। जेल में परंपरागत रामलीला का मंचन कराना जेल पुलिस को मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित हुआ। रामलीला के मंचन में एक सजायाफ्ता सहित 2 बंदी वानर हनुमान का अभिनय करते हुए फरार हो गए। लीला मंचन शुरू होने पर माता जानकी का रावण द्वारा हरण करने के बाद 2 कलाकार पंकज निवासी रुड़की और राजकुमार निवासी गोंडा उत्तर प्रदेश को सीता की खोज में जाना था।
दोनों मंच में वापस नहीं आए। इस पर जेल अधिकारियों ने स्टाफ व पुलिस के माध्यम से बंदियों को तलाशना शुरू किया। तमाम कोशिशों के बाद भी फरार होने वाले हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पंकज और विचाराधीन बंदी राजकुमार सिंह कहीं नहीं मिले। इस दौरान जेल में चारदीवारी से लगी एक सीढ़ी पाए जाने से दोनों का भाग निकलना तय हो गया। इससे जेल प्रशासन सहित जिम्मेदारों पर रामलीला मंचन में तलवार लटक गई है। साथ ही पुलिस को फरार बंदियों की तलाश में भटकते हुए पसीना भी बहाना पड़ रहा है। हरिद्वार झोला कारागार से 2 कैदियों के भागने से हड़कंप मच गया। कैदी पंकज निवासी रुड़की और राजकुमार निवासी गोंडा उत्तर प्रदेश दोनों जेल से फरार हो गए हैं। पंकज हत्या के मामले में आजीवन कारावास काट रहा है, जबकि राजकुमार विचाराधीन कैदी है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि रामलीला का मंचन जेल में चल रहा था, साथ ही कुछ निर्माण भी कराया जा रहा था, जिसको लेकर एक सीढ़ी लगी थी, जहां से दोनों कैदी फरार हो गए। दो बंदी हैं। एक पंकज है जो रुड़की का रहने वाला था, हत्या के केस में निर्दोष था, और दूसरा जो था वो एक राम कुमार था जो गोंडा का रहने वाला है, और ये अपहरण और फिरौती के मामले में दोषी था। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं, और लोगों ने निरीक्षण किया हमने कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी, तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे। इनके जो होमगार्ड सब ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फ़ायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांकते यहाँ से निकले हैं। इसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजा याफ्ता है पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है, और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसका अभियोग पंचगढ़ थाना सुकुल में किया गया है। ऋषिकेश में दशहरा मेले में हजारों लोगों के आकर्षण का केंद्र रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले होते हैं, जिन्हें विशेष समुदाय के कारीगरों द्वारा तैयार किया जाता है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट सहित विभिन्न स्थानों पर इन विशाल पुतलों को मुस्लिम लोग बनाने का काम करते हैं। वर्षों से चली आ रही खानदानी परंपरा को तीसरी पीढ़ी के द्वारा भी किया जा रहा है। लगभग मुझे जो है 35 साल हो गए सुभाष क्लब दशहरा कमेटी के साथ काम करते हुए, और उससे पहले जो समय था वो मेरे वालिद ने काम किया है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि 1964 में मेरे वालिद फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे। उन्होंने रामलीला के लिए पहला रावण पुतला बनाया था एडिटेल में। सबसे लेकर आज तक हमारा ही परिवार इस काम को करता आ रहा है। पहले मेरे पिताजी करते थे, अब ये विरासत में मुझे मिला है, मैंने संभाल रखा है। अब आगे ये हमारे बच्चे हैं, इस विरासत को ये संभालेंगे और ये परंपरा चली आ रही है।
खबर देहरादून से, जहां परेड ग्राउंड में दशहरा पर्व के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी के बाद युवा संघ की ओर से इस बार परेड ग्राउंड के खेल मैदान में रावण दहन किया जाएगा। इस बार रावण का कद घट गया जबकि लंका बड़ी हो गई है। पिछली बार परेड ग्राउंड में 131 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया था। बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी के प्रदेश महामंत्री हरीश टोरा ने बताया कि समिति की ओर से परेड ग्राउंड की खेल मैदान में 65 फीट ऊंचे रावण के पुतले के साथ लंका का दहन भी होगा। दशहरे मेले की भव्य तैयारी राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में संपन्न हो चुकी है। करीब करीब ये तैयारियां संपन्न हो गई है। हम इस वक्त परेड ग्राउंड में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। रावण, मेघनाथ और इनकी जो विशालकाय जो प्रतिमा है वो आप देख पा रहे हैं। 65, 55 और 50 फीट के ये रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण हैं। बन्नू बिरादरी की तरफ से पिछले कई सालों से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हरीश टोरा जी हमारे साथ हैं, महामंत्री हैं बन्नू बिरादरी के। सर, इस बार की इस मेले की क्या खासियत रहने वाली है? कितनी कितनी इनकी ऊंचाई है और कब से ये कार्यक्रम शुरू होगा सर? देखिए, 77वां दशहरा महोत्सव है ये, और पूरे भव्य तरीके से धूमधाम के साथ देहरादून की जनता के साथ मिलकर हम इसे मनाएंगे। रावण की ऊंचाई इस बार 65 फीट की है। कुंभकर्ण, मेघनाथ की 60 और 55 फीट में है। और तैयारियों को आपने देखा ही है। जनता का बहुत सहयोग रहता है हमें। अनुशासन तरीके से ये पूरा आयोजन पिछले कई वर्षों से होता है और इस वर्ष भी उसी प्रकार से ये आयोजन होगा। पिछली बार तो सर ये काफी बड़ा भव्य कार्यक्रम था। 131 फीट के करीबन के इसकी ऊंचाई थी। इस बार आपने 65 में इसको लिया है, इसकी क्या वजह? इस बार असल में हमारा आयोजन हमने बहुत लेट तय किया, और लेट तय करने के कारण से हमें इस आयोजन को और अपने पुतलों का जो स्वरूप था वो थोड़ा सा छोटा करना पड़ा, क्योंकि उपलब्ध नहीं हो रहा था ये बनाने वाले हमारे को। इतने ऐसे स्पेस में सुरक्षा को पुख्ता कर पाएंगे? पुलिस प्रशासन सुरक्षा के मामले में लगातार हमारे संपर्क में है। वो हमें सहयोग कर रहे हैं, हम उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। जिस हिसाब से प्रशासन ने हमको गाइडलाइन दी है उसी हिसाब से हमने यहाँ पर आवागमन का रास्ता रखा है। जहाँ बैरिकेटिंग बोली थी उन्होंने, वहाँ बैरिकेटिंग कराई गई है। कुछ बैरिकेटिंग कल सुबह कराएंगे, क्योंकि अभी कल दोपहर तक लोगों को आने के लिए अंदर मैदान में रास्ते हमने खुले रखे हैं। मंच पे हमारे जो स्वरूप आते हैं उनके साथ करीबन 150 लोग होते हैं। जो स्वरूप के जो कालिका मार्ग से चलेगी हमारे झांकियाँ, वो लोग रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पूजन होगा, उसके बाद ये दहन कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। हरीश टोरा जी जो कि बता रहे हैं कि 65, 50 और 55 फीट इनकी ऊंचाई रहेगी। हालांकि उस तरीके की भव्यता और जो स्वरूप था रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का, वो इस बार देखने को तो नहीं मिलेगा। लेकिन कोशिश यही है कि इस पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से और पूरी भव्यता के साथ संपन्न कराया जा सके। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज इंडिया, परेड ग्राउंड, देहरादून। देहरादून के आईटी पार्क स्थित नाबार्ड के कार्यालय में 1 दिवसीय सेब प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक पंकज यादव और अन्य अधिकारियों के द्वारा किया गया। प्रदर्शन का किसानों की आय को बढ़ावा देने के साथ ही सेब और कीवी की खेती और उत्पादों को बढ़ावा देना है। वही प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने जमकर खरीदारी की है। आपने देखा महोत्सव 1.0, तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड के एप्पल को पहचान मिल रही है, सेब को पहचान धीरे धीरे मिल रही है। उसी पहचान को और आगे बढ़ाने के लिए और प्लस नाबार्ड ज़रा जो सहायतित फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं, एफपीओज़ हैं, और हमारे द्वारा ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के तहत जो हमारे जनजातीय भाई हैं, बहनें हैं, उनके लिए जो हमने फलदार पौधे दिए थे, उनका जो उत्पाद आ रहा है मार्केट में, उस उत्पाद के विपणन के लिए हमने इसके माध्यम से प्रयास किया है। आप यहाँ देखेंगे तो सेब महोत्सव के अंदर हर्षिल घाटी से ए ग्रेड रेड डिलीशियस एप्पल, गोल्डन एप्पल आए हुए हैं, और उसके साथ साथ कप कोट से कीवी आई हुई है। ये हमारे द्वारा दिए गए उद्यानों की पहली कीवी है इस साल। अगले साल और बड़ी और ज़्यादा मात्रा में कीवी आएंगी। इसमें देखिए हमारे सेब से और
मेन फोकस तो हम लोगों का इसमें सेव का था कि जो हमारे ऊपर के पहाड़ के क्षेत्रों में सेव हो रहे हैं उनकी अच्छी मार्केटिंग हो सके। नाबार्ड द्वारा संगठित तमाम समूह हैं जिन्होंने यहाँ स्टॉल लगाया और उसमें और भी अन्य चीज़ें भी आई जो नाबार्ड से संबंधित जो समूह बनाए हैं उसमें जैसे दालें हैं और उसमें ये और भी सामान हैं जो हैंडमेड सामान है उसका प्रदर्शनी हम लोगों ने लगाया। लेकिन इसमें मेन फोकस सेव पे था और हड कीवी पे था। तो इसमें बहुत अच्छा मतलब ये हमारा शॉर्ट टाइम में ये नाबार्ड द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई। जिस और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।